हेलो दोस्तों। प्रश्नावली 3.1 घातांक का सबसे बहुत महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। मेरा मानना है यह आप लोग अपने बुक में आईएमपी, मोस्ट आईएमपी का टिक लगा लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वह हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है। और यह सवाल है प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए। 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 सिद्ध कीजिए का पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हमको दिखने में कठिन लग रहा है और उसको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं जो कठिन सवाल को कैसे हम 4 लाइन में सवाल को समाप्त करेंगे। तो आइए ध्यान से पूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब हमको प्रश्न क्रमांक 4 समझ में आएगा, अन्यथा हमको समझ में नहीं आएगा। तो आईएमपी क्वेश्चन इसलिए बार बार आग्रह है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न दिया है x की घात a बटा x की घात b, पूरे कोष्टक की घात में दिया है a प्लस b, आप लोग भी देखना है ना, गुणा, ठीक है। उसके बाद दिया है x की घात b बटा x की घात c, पूरे की घात में b प्लस c, ठीक है, गुणा x की घात c बटा x की घात a, पूरे की घात में c प्लस a बराबर 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष का जो सवाल है ये उसको हल करते जाना है और हमको एक मान लाना है। हमको ये इस तरफ की जो सवाल है लेफ्ट हैंड साइड का उसको अपने को हल करते जाना है और अपने को एक लाना है और दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, बराबर लाना है। तो आइए कैसे बराबर आएगा उसको हम हल करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और यह है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये एक है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करते जाएंगे तब हमको एक मान प्राप्त होगा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इसको लिख देते हैं x की घात a, x की घात b, a प्लस b गुणा, ठीक है, x की घात b बटा x की घात c, b प्लस c गुणा x की घात c बटा x की घात a, c प्लस a, ठीक है, समझ में आया ना। x की घात a बटा x की घात b, a प्लस b गुणा x की घात b बटा x की घात c, b प्लस c गुणा x की घात c बटा x की घात a, c प्लस a। ऐसे हमको सवाल दिया है लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए इसी को हल करेंगे। तो कुछ नहीं, एक सूत्र के माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं आगे हल करने जा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कोष्टक नहीं लेंगे, x a प्लस बी a माइनस बी गुणा x b प्लस सी b माइनस सी गुणा x सी प्लस ए सी माइनस ए। क्या समझ आया? यह गुणा है ना, ठीक है, और यह x है, यह जो है x है, ठीक है, और इसमें दिया है a प्लस बी, a माइनस बी, b प्लस सी, b माइनस सी, c प्लस a, c माइनस a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जा रहे हैं, एक लाना है। तो देखिए आप लोग को एक सूत्र का हम यहाँ पर घातांक का सूत्र का नियम का उपयोग किए हैं। आप लोग को पता ही होगा a की घात m, a की घात n बराबर होता है a m माइनस n, ठीक है। ध्यान से पूर्वक सूत्र को याद करें तो हमको समझ में आ जाएगा, घातांक का नियम याद आ जाएगा। तो a की घात m बटा a की घात n बराबर होता है a m माइनस n होता है। तो देखिए जब x की घात a बटा x की घात b है तो क्या हम x की घात a माइनस b लिख सकते हैं? तो देखिए x की घात a माइनस b, वैसे यहाँ पर b माइनस सी लिख सकते हैं, b माइनस सी, c माइनस a लिख सकते हैं, c माइनस सी, जबकि है ना यहाँ a प्लस b पहले से है, b प्लस c पहले से है, c प्लस a पहले से ही है। ये a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a कहाँ से आया? तो यह जो सूत्र है घातांक का नियम, मोस्ट आईएमपी सूत्र और मोस्ट आईएमपी सवाल, जो इसी से हमको यह जो है सवाल में परिवर्तन हुआ।
समझ में आ गया। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अपनी जगह में, एक सभी अपनी जगह में, ठीक है। लेकिन जो a माइनस बी है वह एक सूत्र से आया है अपने घातांक के नियम से। वैसे यहाँ पर b प्लस बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ पर देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से जो सवाल है वह क्या हुआ है, हल हुआ है। सवाल को आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आगे, x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी एक सूत्र लगा है, आप लोग को पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, समझ में आया। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी सूत्र का नियम यहाँ पर लगा है, ध्यान से देखें। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी बी माइनस सी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी प्लस ए सी माइनस ए मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सूत्र के माध्यम से हमको मिला है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर, सूत्र है ना, तो ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर, ए बी प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर इन माइनस सी स्क्वायर, ये सूत्र से सी प्लस ए सी माइनस ए तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वहीं से हमको यह जो सूत्र है वह प्राप्त हुआ। दो लाइन समाप्त। देखिए पहले में घातांक का नियम का सूत्र लगा, दूसरा में हमको सबसे महत्वपूर्ण ये सूत्र लगा है, ध्यान रखिएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। वहीं से हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, दो लाइन अपना समाप्त लेफ्ट हैंड साइड का सूत्र के माध्यम से। आइए अब देखने जा रहे हैं, अब टोटल देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो एक सूत्र आपको याद में आ रहा होगा, यदि, है ना, एक सूत्र है m गुणा x की घात n है, क्या हम उसको x m प्लस n लिखते हैं। तीसरा सूत्र की ओर बढ़ गए, है ना, एक दूसरा, एक पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, अब तीसरा सूत्र जो घातांक का ही सूत्र है ना, बाहर से नहीं आया। घातांक का पहला नियम देखिए, है ना, जो जब गुणा होता है तो क्या होता है, जोड़ता है, और जब भाग होता है तो क्या होता है, घटाता है। तो भाग में घटा, अब गुणा आ गया तो गुणा में जोड़ेंगे, और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपना सूत्र है। तो जब यहाँ पर देखिए x की घात में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैसे दिख रहा है, तो यह जोड़ सकते हैं कि नहीं, x m प्लस n, वही सूत्र, गुणा है तो जोड़ेंगे। तो आइए जो तीनों x है उसको हम केवल एक ही x लिखें, और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और पुनः देखना, है ना, अपना पहला सूत्र इसमें लगा तो ये हमको मान प्राप्त हुआ, ठीक है, कहाँ से आया आप लोग को समझ में आ गया। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये सब कहाँ से आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र से ये सब आया है, ध्यान से देखें, है ना, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो लाइन अपना समाप्त हो गया। तीसरा लाइन की ओर बढ़े तो क्या है, तीनों अपने को गुणा में दिख रहा है, ये तीनों गुणा में दिख रहा है। तो गुणा में क्या होता है, जुड़ता है ना, जिसका सूत्र है देखिए एक्स एम गुणा एक्स एन बराबर होगा एक्स एन प्लस एन। तो वैसे देखिए एक्स पूरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है। तो इसी को अपने को गुणा का योग करके, तो आइए दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से हमको ये मान प्राप्त हो गया, प्लस वाला योग की सहायता से। घातांक का पहला नियम है, आप लोग देखें, और घातांक का दूसरा नियम यह है ना। तो अब देखिए यहाँ, अब x को ना देखें, है ना, केवल x है उसको हम x लिख दिए, ठीक है। अब ऊपर वाले घात के देखिए, ए स्क्वायर है प्लस में, और यहाँ देखिए माइनस में ए स्क्वायर है, कैंसल हो जाएगा, ओके। यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घटता है ना,
भाई एक और एक को घटाएंगे तो जीरो होगा ना। तो भाई यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कैंसल, इसी माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है कैंसल, और यहाँ माइनस सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है कैंसल हो जाएगा। वो हमको मान प्राप्त हो जाएगा जीरो। ठीक है, एक में एक को घटाएंगे जीरो मान प्राप्त होगा, दो में दो घटाएंगे जीरो। तो हम सभी को घटाएंगे देखिए माइनस प्लस में, तो हमको जीरो मान प्राप्त होगा। और आप लोग को पता है घातांक का सातवां नियम, जो कभी भी किसी आधार का मान में जीरो आता है तो उसका मान होता है एक। आप लोग को घातांक का सातवां नियम पढ़ के देखना, एक्स की घात में जीरो आया मतलब उसका मान हो गया एक, जो राइट हैंड साइड अपना सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया है। इसलिए यह जो सवाल है वह इति सिद्धम सिद्ध करना के लिए बोला गया था, तो इति सिद्धम के साथ यह सवाल कंप्लीट हो गया है। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गए हो गया। देखिए एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन और चार लाइन में और 5 लाइन में यह सवाल जो है समाप्त हो चुका है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक बार मैं और बता दूंगा, सबसे पहले यह सूत्र का उपयोग करके हमको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना है। दूसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का उपयोग करके हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करके ये मान प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद अपने को जो गुणा में है उसको योग में करके अपने को कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं प्लस में किया हूँ गुणा में इसलिए। उसके बाद सभी को कटा दिया तो जीरो मान आया, एक्स की घात जीरो मान आया, और एक्स की घात जीरो का मान होता है क्या होता है एक। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। देखिए राइट हैंड साइड एक लाना था, तो हमको यह सिद्ध करना था इति सिद्धम के साथ। प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा सवाल जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप बनाइए और कमेंट में बताइए यह सवाल बन चुका है या नहीं। प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंच चुके हैं। पिछले निम्न को सरल कीजिए और निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ऐसी सवाल पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं जो कठिन से कठिन सवाल को सरल करते हैं। आइए देखने वाले हैं नया कुछ टॉपिक और नया सीखने को मिलने वाला है। ऐसे टॉपिक हैं जिसका प्रश्न का नाम है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो यह जो संख्या दिया है 0.000000852, ऐसे जो हमको दिया है उस सवाल को हमको मानक रूप में परिवर्तन करना है। अर्थात जो लंबी दिया है उसको हम शॉर्टकट मतलब कि सरल में कैसे हम मानक रूप में लिखेंगे, मतलब कि जैसे है ना, जैसे कि उदाहरण में एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि 800 है ना, 800 है, तो उसको 800 से यदि हम उसको मानक रूप में लिखने के लिए बोले जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते कि नहीं, 8 गुणा 10 की घात 2। उदाहरण दे रहा हूँ, यदि 800 है और उसका मानक रूप लिखिए बोलेगा, ठीक है, एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, यही बस एक 800 है, अब इसका मानक रूप लिखिएगा बोलेगा तो 8 लिखेंगे गुणा 10 की घात 2। यदि हम इसको हल करेंगे तो 800 आएगा कि नहीं, आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं, है ना। तो देखिए 800 लाना है तो 8 का 8 गुणा 10 की घात मतलब 10 की घात 2 मतलब 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इस गुणा करेंगे तो 800 आ गया। तो यही मानक रूप कहलाता है। कौन, ये मानक रूप कहलाता है। यदि 800 को हम मानक रूप में परिवर्तन करेंगे तो अपना जो मान है वह कैसे आएगा, देखिए 8 को लिख देंगे और 0 0 है इसलिए 10 की घात 2 लिख देंगे, 10 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा, है ना, तो 100 का 8 से गुना करेंगे तो 800। इस प्रकार से यह मानक रूप कहलाता है। इस टाइप से सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम सवाल को
समझने की कोशिश करते हैं और यह वीडियो अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। तो सवाल दिए है 0.0000 है ना, 11 जीरो, उसके बाद 852 ऐसे दिया है ना। 852 नहीं बोलेंगे है ना, यदि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहते हैं उसको हम 1 2 3 4 8 5 2 ऐसे बोलते हैं, 852 नहीं बोलेंगे। तो आइए अब देखिए, अब मानक रूप में कैसे परिवर्तन करेंगे। दशमलव को छोड़कर, दशमलव की इस पार वाले को छोड़कर जो यहाँ से है वहाँ से हम गिनती लगाएंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ से दशमलव के बाद से हम क्या लगाएंगे, गिनती। तो देखिए दशमलव के बाद से गिनती लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना, 11 अपने पास जीरो है और यहाँ पास एक 8 है, उसके करके 12। सिर्फ एक ही संख्या लेना, ना कि दो, ये 5 और 2 को नहीं लेना, केवल 8। तो कितना है अपने पास, मान लीजिए 11 जीरो है और एक ऐसी संख्या है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 12 10 की घात ऋण 12। अब ये कहाँ से आया वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। गुणा, आप लोग जो ये दिया है 852, इधर नहीं ध्यान देंगे, 852 तो 8.52 लिख देंगे। ठीक है, अब क्यों लिखे, अब ये हम अपना जो आंसर है वो आ गया है, तो कैसे आएगा उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद से हम इधर चालू किए गिनना, हम इधर से चालू किए हैं गिनने के लिए, इसलिए हम माइनस लिए हैं। ठीक है, अब -12 क्यों आया, तो -12 कहाँ से आया, ये 11 जीरो है अपने पास और इसमें का कोई भी सभी संख्या का नहीं लेना है, सिर्फ एक संख्या लेना और उसको जोड़ना है। तो 11 जीरो और एक कितना हो गया, 12। और इधर से दशमलव जब सबसे सामने में है, संख्या के सबसे सामने में है, इसलिए वह क्या कहलाएगा, है ना, माइनस में कहलाएगा। यदि हम इधर से गिनती चालू किए तो, है ना, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 12। ठीक है, 12 संख्या इसलिए यहाँ तक की, है ना। उसके बाद देखिए, अब लिए हैं ना वहाँ तक के बाद आप लोग क्या कर दीजिए, दशमलव लगा दीजिए और अपना जो आंसर है वह आ जाएगा। तो 8.52 गुणा 10 की घात ऋण 12। तो ये हम अपना जो पहला का जो मानक रूप है वह हमें प्राप्त हो गया है। उत्तर मालूम भी यही दिया है। ठीक है, तो कैसे समझ आया वो आप लोगों को मैं एक बार फिर पुनः बताऊं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 11 जीरो है अपने पास। उसके बाद एक संख्या लेना 8, कुछ मतलब यहाँ कितने भी संख्या हो सकती है ना, 5 भी रहती है, सिर्फ एक भी रह सकती है। तो अपने पास यदि 3 है तो एक संख्या लेना 12 हो गया। अब 12, तो ये 12 आ गया, 10 की घात ऋण 12। अब 10 की घात ऋण 12 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ देखिए जीरो जीरो है ना, इसलिए 10 की घात ऋण 12। तो ऋण क्यों लिए, अब तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद हम इधर से गिनना चालू कर ले रहे हैं, ना कि इधर से, है ना। तो ये बाएं तरफ से हम चालू कर रहे हैं, इसलिए ऋण 12। ठीक है, उल्टी गिनती, है ना। अब इधर चालू करते तो सही रहता, तो यहाँ से अपने को 10 की घात ऋण 12 हो गया, ये तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ 8 के बाद दशमलव इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम गिनती में 8 तक लिए हैं। ठीक है, गिनती में हम कहाँ तक लिखे हैं, 8 तक। तो 8 के बाद दशमलव लगाए हैं, 52 गुणा 10 की घात ऋण 12। इस प्रकार से सवाल को हम क्या करते हैं, मानक रूप में परिवर्तन करते हैं। तो दूसरा सवाल आइए देखते हैं। तो अपना सवाल है 802, है ना, मतलब सॉरी, है ना, क्या बोल सकते हैं हम, लाख करोड़ महासंघ जो भी है ऐसा है। तो 802, है ना, उसके बाद अपना 000, तो ऐसे 13 जीरो लगा है। आप लोग भी अपने बुक में प्रश्न में देखना, है ना, 802 सामने में, उसके बाद 0000 ऐसे 13 जीरो है। ठीक है, तो इसको मानक रूप में कैसे परिवर्तन करेंगे, यहाँ हम पिछले जो सवाल है उसमें ध्यान दिए होंगे। हम सिर्फ एक संख्या लिए, उसके बाद दशमलव लगाए, बाकी को लिखे, और जो 12 है उसको लिए 10 की घात ऋण 12। क्यों 12 लिए, क्योंकि यहाँ दशमलव था सामने में, ना कि पीछे से। अब हमको गिनती कहाँ चालू करना है, दूसरा में अब इधर तो जीरो नहीं है, इधर है जीरो, इधर है, तो इधर से गिनती चालू करना है अपने को। सबसे पहले एक संख्या लेना, कोई भी कुछ भी सवाल में सिर्फ एक संख्या लिया जाता है, उसके बाद दशमलव लगाया। जैसे 8 के बाद में दशमलव लगाया, वैसे यहाँ 8 है, 8 को पहले लिख दीजिए,
अब दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 02 है, उस 02 को लिख दीजिए। ठीक है, समझ आया? 8 और 0.02 गुणा। ठीक है, अब कितना जीरो है उसको ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जब ये भी दशमलव के बाद है तो इसको भी लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 1 15, तो घात में 15 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 10 आधार, तो 10 की घात 15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इसमें हम ऋण क्यों नहीं लिए वह आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मानक रूप बहुत बड़ी सवाल नहीं है, बहुत ही सरल है। यदि हम समझेंगे तो यह सरल सवाल है। अब देखेंगे, अब यहाँ मैं सिर्फ दशमलव एक ही में लेना है। ओके है ना, जैसे हम 8 ही लिए तो यहाँ भी 8 लिया हूँ। देखिए सिर्फ उसके बाद दशमलव लगाना, तो यार जैसे एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाएंगे, तो एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव। ये पीछे में था उसको लिखिए 5 2 को, यहाँ 02 था 02 को लिख लीजिए। गुणा है तो गुणा, यहाँ 10 की घात 12 इसलिए लिए थे क्योंकि 12 संख्या लिए थे इसलिए, और इधर से गिनती चालू की इसलिए। लेकिन यहाँ हम ऋण नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो देखिए ये क्या हुआ है, इधर से हम गिनती लगाएंगे। ठीक है, हम राइट साइड से दायां पक्ष से हम गिनती लगाए हैं और उसमें पहले से दशमलव लगा था, तो वहां से हम गिनती चालू की। इधर उल्टे साइड से हम इधर से पीछे साइड से चालू कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 गिनती इधर से हो रही है इसलिए प्लस रहेगा, और इधर गिनती शुरू से हो रही गिनती तो माइनस में रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग से बन जाएगा। और यदि खास करके यदि दशमलव है, ठीक है, यदि खास करके दशमलव है उसमें और ज़्यादा हमको ध्यान देना है। यदि दशमलव रहेगा तो कुछ परिवर्तन होता है। तो जैसे यहाँ देखिए दशमलव है तो इधर से हम चालू किए तो माइनस में हो गया आंसर हमारा 10 की घात 12, और इधर से हम चालू किए तो वही आंसर क्या हो गया 10 की घात 15, जो धन में हो गया। क्यों हुआ? जबकि इधर गिनती और इधर से गिनती किए इसलिए अपना ऋण हुआ। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, दायां तरफ से ऋण, बायां तरफ से ऋण और दाहिना तरफ से धन। ठीक है, ये अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। और सिर्फ दशमलव के पहले एक ही अपना संख्या उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ केवल 8 लिखा हूँ, यहाँ भी केवल 8 दशमलव लगाया हूँ, जो संख्या उसका लिखा हूँ, जो संख्या उसको लिखा हूँ। और यहाँ 15 इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 तक गिनिए, दशमलव तक जहाँ लगे वहाँ तक 15 है इसलिए 10 की घात 15। वैसे यहाँ तक तो यहाँ दशमलव लगा उसके पहले गिनिए 10 की घात 12 आया, लेकिन ऋण इधर से हम काउंट कर रहे हैं इसलिए ऋण आया। ओके, इस प्रकार से छोटी छोटी जो बिंदु हैं उसको हम ध्यान देंगे, तब हमसे यह सवाल क्या होगा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसलिए ऋण कहाँ से आया, धन कहाँ से आया। इधर से गिनती चालू की इसलिए धन, इधर से गिनती चालू की इसलिए ऋण, क्योंकि दशमलव के बाद हम गिनती चालू कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ दशमलव क्यों लगा रहे हैं, एक ही संख्या को लेना और उसके बाद जो बाकी बचा है उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या को लिया और इधर के पूरा जोड़े तो 15 है, तो इसलिए 10 की घात 15। का तीसरा सवाल जो हम देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया है 4 1 9 6 और 7 0। ठीक है, तो इसको मानक रूप में अपने को क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। सिर्फ जो सामने का दिया है इधर उसको हम सिर्फ 4 को क्या करेंगे, लिख देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जो संख्या दी उसको लिख देंगे 1 2 3, तो इसको तीनों को लिख देंगे और गुणा करके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 को नहीं गिनेंगे, है ना। 4 को इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि वो दशमलव के पहले लग चुका है। तो यहाँ तक के अपना 10 संख्या है इसलिए घात में 10 आएगा। तो किसके घात में 10 आएगा, तो 10 के घात में 10 आएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल को अपने को समझकर हल करना है।
तो बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यह सवाल आप लोग के लिए बहुत ही आसान से और आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आप डरिए मत, बेझिझक सवाल को अधिक से अधिक अभ्यास करने का और अंत तक जरूर देखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो मानक रूप मेरे को लगता है मानक रूप सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मेरी चैनल कमेंट में बताइए और हम समझाने का प्रयास करेंगे। और समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।